जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमने पॉलिटी शुरू किया हुआ है पढ़ने के लिए, जिसमें हमने कल पहली क्लास हुई थी, जिसमें हमने समाजवाद क्या होता है, संविधान क्या है, अवधारणा क्या है, ये सब टॉपिक कल पढ़े थे। अब आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बताऊंगा, जिसको आपको लिखना है। मैंने कल बताया था कि मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ाऊंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता जाऊंगा, आप उसको नोट करते चलिए और उसको याद करते चलिए। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ेंगे, विभिन्न विभिन्न जो पक्षों में आए हुए हैं उनमें। तो पहला है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय आए हुए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट निर्णयों को हम लोग याद करेंगे, जो हमें एग्ज़ाम में, मेंस में कोट करने में बहुत आसानी होगी, और प्री में भी कभी कभी निर्णयों से सवाल बन जाते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता से संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, वो पहला निर्णय है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ केस 1994। क्या नाम है? एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मौलिक ढांचा है। मौलिक ढांचा धर्मनिरपेक्षता को किस में माना गया है? एस.आर. बोम्मई के केस में 1994 में। दूसरा है बाल पाटिल बनाम भारत संघ 2005 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा और संविधान प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। कौन सुनिश्चित करेगा? यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता को संविधान सुनिश्चित करेगा। और राज्य को क्या आदेश दिया गया कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सितंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता प्राचीन काल से है और इसकी शुरुआत 1976 से नहीं मानी जाती। तो ये थे 3 केस जो हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से संबंधित। इससे पहला और दूसरा केस जो मैंने बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। अब कुछ केस हम देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति और न्यायपालिका का निर्णय। प्रस्तावना में क्या क्या आता गया। प्रस्तावना कल मैंने आपसे कहा भी था कि आप प्रस्तावना पढ़ के रखिएगा, क्या है कैसे है। मैं आपको संविधान के या मूलाधिकार या डीपीएसपी जब मैं पढ़ा दूंगा, तब उसके बाद मैं प्रस्तावना और नागरिकता आपको ये 2 चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्रस्तावना पढ़ के रखिए। उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण केस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला केस क्या है? गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस। ये कब आया था? 1950 में आया था। कौन सा केस है? गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारत में लोकतांत्रिक संविधान का वचन देती है। कौन देती है? प्रस्तावना भारत में लोकतांत्रिक संविधान का वचन देती है। दूसरा है बेरूबारी बनाम भारत संघ केस 1960। कौन सा केस है? बेरूबारी बनाम भारत संघ केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की भावना और उनकी विचारधारा को समझने की कुंजी है। क्या है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की भावना और उनकी विचारधारा को समझने की क्या है? कुंजी है। परंतु ना तो यह शक्ति का स्रोत है और ना ही संविधान का अंग। मतलब इसमें संविधान का अंग नहीं माना गया, इसको खाली क्या कहा गया कि कुंजी है विचारधारा को समझने की। ना इससे शक्ति प्राप्त होती है, ना ही ये संविधान का अंग है। ये किस में कहा गया? बेरूबरी के केस में। तीसरा केस क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, परंतु ना तो सर्वोच्च शक्ति है और ना ही किसी शक्ति का स्रोत है। इसमें क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, मगर ये उसके ऊपर ये भी कहा गया है कि ना तो सर्वोच्च शक्ति है प्रस्तावना और ना ही किसी शक्ति का स्रोत। यह संविधान के उद्देश्य और उसकी दिशा को स्पष्ट करती है कि संविधान के उद्देश्य क्या थे और संविधान किस दिशा में है, कार्य करता है, ये प्रस्तावना ही बताती है। संविधान के प्रावधानों एवं विधियों की व्याख्या में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किसी
विधि की व्याख्या करना हो या क्या प्रावधान कैसे हैं लागू करने हैं, इसकी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? प्रस्तावना से। चौथा केस क्या है? IR केल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। क्या है केस? IR केल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है जिसका निर्माण संसद ने नहीं किया है। क्या कहा इसमें? कि प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है जिसका निर्माण संसद ने नहीं किया है। ये 4 केस हैं, चारों केस आपको याद रखने हैं। हर बार प्री में आपको सवाल देखने को मिलते ही हैं 1 या 2 साल के अंतराल पे। मेंस में आपको ये कोट करने में बहुत मतलब एक अच्छा उत्तर जिसको कहते हैं उससे इसकी भूमिका बढ़ जाती है। एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। हम लोग अब क्या शुरू करते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है संविधान के। तो मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? मौलिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकृति के होते हैं। मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। कुछ मौलिक अधिकार राज्य पर नियंत्रण स्थापित करेंगे तो कुछ लोगों पर। मतलब क्या क्या पॉइंट है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों है मौलिक अधिकार। प्रत्येक मौलिक अधिकार अपवादों से युक्त है, मतलब सब पे कोई ना कोई निर्बंधन लगा हुआ है। हर किसी का हर आर्टिकल का अपवादों से ये युक्त है। मैंने आपको अमेरिका वाले उसमें बताया था कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है मौलिक अधिकारों में कि वो अपवादों से युक्त नहीं है, जबकि भारत का जो मौलिक अधिकार है वो अपवादों से युक्त है। सामान्य और आपातकाल दोनों में फंडामेंटल राइट्स का निलंबन संभव है, चाहे सामान्य परिस्थिति हो चाहे आपातकालीन परिस्थिति हो। अब हम लोग पहला आर्टिकल शुरू करते हैं मौलिक अधिकार का, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 12 में कि राज्य होता क्या है। तो एक पुरानी अवधारणा थी कि राज्य क्या होता है कि एक भौगोलिक इकाई हो जो संप्रभुता हो, जिसकी एक भूभाग हो जिसमें कुछ जनसंख्या हो, वहाँ की सरकार हो, संसद हो, राज्य विधानमंडल, अन्य प्राधिकरण, ये सब राज्य की परिभाषा में आते थे। ये पुरानी अवधारणा थी। आज के टाइम पे क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि वह भौगोलिक इकाई जो संप्रभुता हो, जिसके पास भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, वो क्या आएगा? राज्य की परिभाषा में आएगा। आज ये पुरानी अवधारणा थी। आज की अवधारणा क्या है? एक केस आया था 1981 में, अजय हाथिया बनाम खालिद मुतिल केस। अजय हाथिया बनाम खालिद मुतिल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्त बताई थी राज्य की। क्या शर्तें हैं 6? पहली है कि संस्था को राज्य द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल रही हो। ये पहली शर्त है। क्या? कि संस्था को पर्याप्त वित्त सहायता मिल रही हो। दूसरी, संसद को आंशिक वित्तीय सहायता मिल रही हो। ये दूसरी शर्त है। पहले में पर्याप्त, दूसरे में आंशिक। तीसरी, राज्य द्वारा दिए गए एकाधिकार का नियंत्रण कर रहा हो, कि राज्य ने किसी को कोई एकाधिकार दिया है और वो उसका नियंत्रण कर रहा हो, तो वो राज्य की परिभाषा में आएगा। चौथा, राज्य द्वारा नियुक्ति की जा रही हो संस्था में। अगर राज्य द्वारा नियुक्ति की जा रही हो कि उस संस्था में, तो भी वो राज्य की परिभाषा में आएगा। राज्य द्वारा व्यवहार कार्य का नियंत्रण हो रहा हो,
राज्य द्वारा व्यवहार कार्य का नियंत्रण हो रहा हो। और छठा, राज्य का नियंत्रण हो पूर्णतः। तो 6 शर्त क्या बताई मैंने कि राज्य द्वारा संस्था को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हो या आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हो। राज्य द्वारा एक अधिकार का निर्णय नियंत्रण किया दिया जा रहा है, मतलब राज्य द्वारा जो दिए गए हैं एक अधिकार है उसका नियंत्रण कर रहा हो। राज्य द्वारा उसमें नियुक्ति की जा रही हो। राज्य द्वारा व्यवहार कार्य का नियंत्रण हो रहा हो या राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो। तो ये 6 शर्तें हैं जो 1981 में अजय हाथिया बनाम खालिद मुतिल केस में बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये 6 शर्तें हैं। अब पॉइंट आएगा कि क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में आएगी। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में नहीं आता है न्यायपालिका, मगर इसमें संशोधन हुआ और 2015 में न्यायपालिका ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रहा हो तो वो राज्य की परिभाषा में आएगा, अगर न्यायिक कार्य कर रहा हो तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब एक नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निजी, अल्पसंख्यक और गैर पोषित 3 चीज़ें, कौन सी? निजी हो, अल्पसंख्यक हो और गैर पोषित हो। कौन कौन से हो? निजी हो, अल्पसंख्यक हो और गैर पोषित हो। अगर ये तीनों चीज़ें एक संस्था में हैं, एक साथ हैं, तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए निजी और अल्पसंख्यक है, मतलब निजी कोई संस्था है और वो किसी अल्पसंख्यक ने स्थापित की है, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति ने स्थापित की है, तो वो राज्य की परिभाषा में आएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता ना, उसमें लिखा नहीं है जो लाइन है, गैर पोषित है कि पोषित है। अगर पोषित है तो अल्पसंख्यक राज्य की परिभाषा में आएगा। अगर गैर पोषित है तो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। कौन कौन से 3 चीज़ें हैं? निजी हो, अल्पसंख्यक हो और गैर पोषित हो। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। अब हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ने चलते हैं। तो आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 से हमें न्यायिक समीक्षा की अवधारणा मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ न्यायिक समीक्षा की? कि यह जो आर्टिकल है यह फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, मतलब मूल अधिकार के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। कौन? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा इसी अनुच्छेद से उत्पन्न होती है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। तीसरा क्या है? इसके तहत 4 प्रकार की विधियों को शामिल किया गया है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विधियों को इसके तहत शामिल किया गया है। कौन कौन से विधि हैं? स्थायी, स्थायी विधि क्या मतलब? संसद द्वारा बनाई गई हूँ, स्थायी विधि है। दूसरी अस्थायी, अस्थायी कैसे? अध्यादेश, अध्यादेश अस्थायी होता है, जब तक उसको संसद से अनुमति ना मिल जाए तब तक वो स्थायी नहीं बनता है। तो पहली कौन सी मैंने बताई? स्थायी। दूसरी अस्थायी, स्थायी संसद द्वारा बन रही है, जबकि अस्थायी अध्यादेश द्वारा। तीसरी कार्यपालिका के आदेश या नियम, कि कार्यपालिका ने कोई नियम बना दिए हैं। चौथा क्या है? परंपराएं। ये 4 चीज़ें हैं, स्थायी, अस्थायी, कार्यपालिका के आदेश या नियम, चौथे परंपराएं। इनके तहत कितने प्रकार की विधियों को शामिल किया गया आर्टिकल 13 के तहत? 4 प्रकार की। इस अनुच्छेद में आपको आर्टिकल 13 में 2 विशिष्ट सिद्धांत देखने को मिलते हैं। पहला क्या? आच्छादन का सिद्धांत, और दूसरा पृथक्करण का सिद्धांत। तो जो आच्छादन का सिद्धांत है वो आर्टिकल 13(1) से रिलेटेड है। 13(1) से रिलेटेड है कौन सा? आच्छादन का सिद्धांत। जब प्राथमिक तौर पर इस जो आच्छादन का सिद्धांत है वो प्राथमिक तौर पर संविधान की पूर्व की विधियों से इसका संबंध होता है, कि मतलब किसकी? संविधान जब लिखा गया तो उसकी जो पूर्व की जो विधियाँ थीं, लिखने से पूर्व की जो विधियाँ थीं उस पर आच्छादन का सिद्धांत उसके लिए लागू था। परंतु
मतलब आगे के केसेस में आता गया ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के द्वारा इसको क्षेत्राधिकार को प्रभावित किया और इसको संविधान की बाद की विधियों को भी इसको लागू किया, मगर ये कभी कभी के लिए था कि कोई विशिष्ट केस आ गया ऐसा तो ये ऐसा था, वरना इसका सामान्य तौर पर क्या मतलब है कि ये जो आच्छादन का सिद्धांत है, मतलब ढक लेना, आच्छादन का मतलब कि किसी चीज़ को ढक लेना, वो किससे संबंधित था? संविधान पूर्व की जो विधियाँ थी उनसे संबंधित था। एक केस आया अंबिका बनाम गुजरात राज्य का। कौन सा केस आया? अंबिका बनाम गुजरात राज्य का केस आया 1974 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस आच्छादन के सिद्धांत का जो संबंध है वो संविधान पश्चात की विधि से भी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद निर्णय दिया अंबिका वाले केस में। इसके मतलब क्या हुआ आच्छादन का सिद्धांत का? आप देखिए, इसके अनुसार यदि कोई विधि फंडामेंटल राइट्स से असंगत है तो आच्छादित कर दिया जाएगा, अर्थात अप्रभावी कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई संविधान की पूर्व की कोई विधि है, उसको फंडामेंटल राइट से वो असंगत हो रही हो या विरोध उत्पन्न कर रही हो तो उसको आच्छादित कर दिया जाएगा, मतलब उसको ढक दिया जाएगा नई विधि के द्वारा। और उस विधि को, जो पुरानी विधि जिसको ढकी गई है, वो जब कभी वो विरोध के भाव में ना रहे, मतलब जब कभी ऐसा वो कोई प्रावधान लागू हो कि जब उसकी वैधता वापस से लागू हो जाए तो ऐसे अप्रभावी भाग को विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा पुनः प्रभावी किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ आच्छादन सिद्धांत में कि विधि नहीं समाप्त होगी, विधि के ऊपर एक दूसरी विधि बना के उसको ढक दिया जाएगा। और दूसरा क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत, आर्टिकल 13(2). ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन पश्चात की विधि पर लागू होता है। आर्टिकल 13 तो किस पर लागू होगा? जो पृथक्करण का सिद्धांत है। पृथक्करण का मतलब अलग कर देना। इसका मतलब क्या हुआ कि विधायिका द्वारा बनाई विधि की समीक्षा हो सकती है यदि वह विधि, क्या मैंने बताया कि विधायिका द्वारा बनाई विधि की समीक्षा हो सकती है, और समीक्षा के पश्चात अगर लगा कि वह विधि या भाग फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसे अविधि मान्य घोषित किया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा तथा उस भाग को मूल विधि से पृथक कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर ABCD करके मैंने बनाई विधि, ABCD लाइन से है, अगर AB जो है वो मूल अधिकार से असंगत है AB, तो उसको CD से अलग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? AB को CD से अलग कर दिया जाएगा। और यदि CD बिना AB के अर्थहीन हो, मतलब CD का कोई मतलब ना समझ में आ रहा हो कि अल्फ़ाबेट है कि क्या है, क्योंकि AB को पृथक्करण कर दिया गया तो CD को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसमें विधि की भाषा में कैसे समझें कि यदि विधि या भाग फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो तो उसे अविधि मान्य घोषित किया जाएगा तथा उस भाग को मूल विधि से पृथक कर दिया जाएगा। यदि हटाए गए भाग के कारण शेष भाग का अर्थ समाप्त हो तो उसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये था आपका आर्टिकल 13(2) पृथक्करण का सिद्धांत। 13(1) में क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। 13(2) में क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिख लेते हैं आर्टिकल 13 से संबंधित। तो जो पहला निर्णय है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 13 अनिवार्य तौर पर आर्टिकल 368 के दायरे में आएगा। आर्टिकल 13 अनिवार्य तौर पर आर्टिकल 368 के दायरे में आएगा। 368 में क्या है? संविधान संशोधन है। अतः 13(4) के प्रावधान के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स में किया गया संशोधन मान्य होगा, परंतु मूलभूत ढांचा को नष्ट किए बगैर। अब क्या बता दिया केशवानंद भारती केस में क्या आ गया? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है मगर मूलभूत ढांचे को नष्ट किए बगैर। एक और केस आया वर्ष 2011 में। आपको केशवानंद भारती का ही केस इंपॉर्टेंट है, वही लिखिएगा।
एक और केस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस, कि एक केस और आया 2011 में, इंदिरा दास बनाम असम केस। कौन सा केस? इंदिरा दास बनाम असम केस में सुप्रीम कोर्ट ने विधि के किसी भाग को या संपूर्ण विधि को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए संविधान के प्रावधान की व्याख्या लचीला दृष्टिकोण अपनाकर की जा सकती है। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, कि शाब्दिक अर्थ के आधार पर व्याख्या करना आवश्यक नहीं। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसी विधि को या संपूर्ण विधि को असंवैधानिक होने से अगर बचाने के लिए संविधान के प्रावधानों की व्याख्या लचीला दृष्टिकोण अपनाकर की जा सकती है, ताकि संसद द्वारा बनाई गई विधि को संसद द्वारा बनाई गई विधि को असंवैधानिक ना घोषित किया जा सके। इसलिए जो उनके संविधान के प्रावधानों की जो व्याख्या है वो उसका लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ये कहने का मतलब था। आपको इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो केस है वही इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि उसमें मूल ढांचे के बारे में बताया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18, 14 से लेकर 18 तक। इसमें क्या है? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। इसमें पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14, जो क्या बात करता है? ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। कौन? आर्टिकल 14 किसके समक्ष समानता? विधि के समक्ष समानता, जो प्रमुख तौर पर 3 अवधारणाओं पर आधारित है। आर्टिकल 14 कौन कौन सी? पहला क्या है? विधि का शासन। दूसरा क्या है? समानता। और तीसरा क्या है? समता। 3 अवधारणाओं पर यह आर्टिकल आधारित है। आर्टिकल 14 कौन कौन सी? विधि का शासन, समानता और समता। तो विधि का शासन से क्या मतलब है? विधि का शासन से मतलब होता है, एक फ्रांसीसी मुहावरा था पहले के टाइम पे, कि द लॉ प्रिंसिपे दी लीगेलाइट, जिसका मतलब क्या होता था? विधि का शासन या सिद्धांत। इसका मतलब क्या? कि विधि सर्वोच्च है। इन सारी बातों को जो मैंने बताया, इसका क्या मतलब हुआ? विधि शासन से मतलब कि विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है। अब एक नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि भारतीय संविधान में जो विधि का शासन शब्द है वो उल्लेखित नहीं है, परंतु परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का मौलिक ढांचा माना है। विधि का शासन शब्द उल्लेखित नहीं है संविधान में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने विधि के शासन को क्या माना है? मौलिक ढांचा माना है। तो पहला क्या मैंने बताया? पहले अवधारणाओं में, 3 अवधारणाओं में पहला क्या है? विधि का शासन, मतलब विधि की सर्वोच्चता है। दूसरा क्या है? दूसरा है समानता। अब समानता आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, मगर ऐसा नहीं है। समानता प्रकृति में नकारात्मक है। ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं प्री में पॉइंट कथन निष्कर्ष के तौर पर, कि समानता, जो आर्टिकल 14 में समानता की अवधारणा है, वो प्रकृति में नकारात्मक है। इसके तहत विधि के समक्ष समानता पर विशेष बल दिया गया है। विधि के समक्ष समानता पर विशेष बल दिया गया है। मतलब क्या हुआ? कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, विधि सर्वोच्च है। तो समानता क्या है? प्रकृति में नकारात्मक है, कि किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी विधि से सर्वोच्च होने के लिए मनाही है, विधि सर्वोच्च है सबसे। दूसरा क्या है? समता है। यह प्रकृति में सकारात्मक है। मतलब क्या हुआ? कि किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी के भी साथ समान परिस्थिति में समान व्यवहार एवं असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समता में समान परिस्थिति में समान व्यवहार एवं असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार किया जाएगा। ये है समता, मतलब सब समान है। अगर हम 2 व्यक्ति हैं, एक समान है एक असमान है, मतलब एक चल फिर सकता है, एक नहीं चल फिर सकता है, दिव्यांग है,
उसके साथ हम समान तौर पर व्यवहार करें, तो वो जो दिव्यांग है उसके लिए क्या होगा, वो असमानता होगी। तो ये जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार एवं असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। अब हम सुप्रीम कोर्ट के केस देख लेते हैं जो आर्टिकल 14 से संबंधित हैं। तो पहला केस क्या है, ओमकार लाल बनाम भारत संघ केस, जो कब आया था, 2003 में। कौन सा केस है, ओमकार लाल बनाम भारत संघ केस 2003। इसमें क्या कहा गया था, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार न सिर्फ असमानता है बल्कि अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक एवं आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी है। ये किस में कहा गया, ओमकार लाल बनाम भारत संघ केस 2003 में, कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार न सिर्फ असमानता है बल्कि अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक एवं आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी है। दूसरा केस क्या है, एनी नागराजन का केस है, एनी नागराजन बनाम भारत संघ केस 2021। इसमें क्या कहा गया था कि जो संविधान है वो विकृत समानता का समर्थन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, विकृत समानता का समर्थन नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि बूढ़े का जवान से तुलना नहीं की जा सकती है। तो क्या नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन विकृत समानता का समर्थन नहीं करता है। अब कुछ आर्टिकल 14 के अपवाद देख लेते हैं कि ये कहाँ लागू नहीं होंगे। पदावधि के दौरान प्रेसिडेंट और गवर्नर पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता किसके ऊपर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर, परंतु 2 महीने का नोटिस देकर दीवानी मुकदमा प्रारंभ हो सकता है। कितने महीने का, 2 महीने का। अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेसिडेंट या गवर्नर पर 4 महीने का नोटिस देकर दीवानी मुकदमा प्रारंभ हो सकता है, और यहीं पे गलत हो जाएगा। तो कितने महीने का नोटिस, 2 महीने का। दूसरा क्या अपवाद है, पत्रकारों को पत्रकारिता के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 14 के तहत, कि पत्रकारों को पत्रकारिता के संबंध में संरक्षण। सांसदों एवं विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है। इनको कहाँ कहाँ से प्राप्त है, आर्टिकल 105 से सांसदों को और 194 से किसको, विधायकों को। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को संरक्षण प्राप्त है। 5वां, विदेशी राजनयिकों और यूएनओ के कर्मियों को संरक्षण प्राप्त है। ये कितने हो गए, 5 अपवाद मैंने आपको बताए हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, पत्रकारिता को पत्रकारिता के संबंध में, सांसदों और विधायकों को, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या मेहमानों को, विदेशी राजनयिकों और यूएनओ के कर्मियों को। अब एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा क्या, कि आर्टिकल 14 जो है वो नागरिकों, गैर नागरिकों एवं विधिक व्यक्ति अर्थात तीनों के लिए उपलब्ध है। विधिक व्यक्ति का मतलब क्या है, जिसको न्यायपालिका विधिक तौर पे मान्यत करती है, जैसे गंगा नदी को 2008 में विधिक व्यक्ति के तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। तो किसके किसके लिए प्राप्त है, नागरिकों, गैर नागरिकों एवं विधिक व्यक्ति, तीनों के लिए प्राप्त है। तो ये था आर्टिकल 12, 13, 14, 3 आर्टिकल आज मैंने बताए हैं। इसको लिख के केसेस याद रखिए, दोनों में जो, तीनों में जो पॉइंट है उसको याद रखिए। इतनी डिटेल में कोई बताएगा नहीं आपको, फालतू की जानकारी तो बहुत सारी है। आर्टिकल इसी मतलब मौलिक अधिकार ही अगर आप पढ़िए तो 5-5 महीना आप खाली मौलिक अधिकार पढ़िए, इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, मगर वो आप याद नहीं करके एग्ज़ाम तक नहीं ले जा सकते हैं। जितना बताया है ये भी एग्ज़ाम तक नहीं जाता, इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम में। इसलिए याद करते चलिए, केसेस को याद करते चलिए। एक ही एक, 2-2 केसेस हैं जो मैंने बताए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं वही। इन केसेस को नोट करने से, वहाँ एग्ज़ाम में उसको लिखने से नंबर बढ़ेंगे आपके, आधे से 1 नंबर बढ़ोतरी होगी नंबरों में। तो इसलिए
लिखेंगे सब, अच्छा उत्तर किसका होगा ये मायने रखता है। तो इसलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपको ध्यान रखनी है। जो केसेस इंपॉर्टेंट थे मैंने बताए हैं, और जो नहीं इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बताए हैं साथ में, और उस पर कहा भी है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मालूम सब हो, मगर हमको याद क्या करना है और एग्ज़ाम तक ले के क्या जाना है। मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम तक ले जाने का, ये बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।